तीसरा है मुद्रा, बचत एवं साख। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। इसकी कुल संख्या है 12। तो पहला प्रश्न देखिए कि वस्तु विनिमय क्या है। तो प्रश्न का मतलब समझिए। विनिमय का क्या मतलब होता है? विनिमय का मतलब होता है किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना, ठीक है, यानी अदला बदली करना, वो विनिमय कहलाता है। तो पहले के समय में जो प्रारंभिक अवस्था थी सदी की, वहाँ पे व्यापार करने के लिए मुद्रा नहीं था। वहाँ पे जब दो व्यक्ति व्यापार करते थे तो वस्तु विनिमय प्रणाली का वहाँ पे प्रयोग किया जाता था। जैसे एक किसान जब किसी बनिए की दुकान पे मिठाई खरीदने के लिए जाता है तो मिठाई खरीदता है, उसे बदले में क्या देता है? किसान के पास क्या होता है? अनाज होता है। तो मिठाई खरीदेगा और अनाज दे देगा। तो ये हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, जब एक किसान चावल देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है, यानी किसान की आवश्यकता क्या है? कपड़ा, और जुलाहे की आवश्यकता क्या है? चावल। तो ये आपस में वस्तु का विनिमय हो गया, ठीक है। तो यही कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आपको लिखना है कहाँ से ना है? यहाँ से। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार जो था वस्तु विनिमय पर आधारित था। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, और ये हो जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, ठीक है। तो यही हो जाता है इसका आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले देखिए इसका क्या मतलब होता है। तो व्यापार जो था पहले क्या था? वस्तु विनिमय पे था, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान पे था, मुद्रा नहीं था। तो वस्तुओं का आदान प्रदान उन्हीं व्यक्तियों के बीच में हो सकता था जिनकी उन्हें आवश्यकता हो। यानी बनिए के, अगर हम जब किसान और बनिए में देखें तो बनिए के पास क्या है? मिठाई है, और किसान के पास क्या है? अनाज है। तो अगर बनिए को अनाज की आवश्यकता नहीं है और किसान को मिठाई की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या हुआ? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग नहीं हुआ। आवश्यकता मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत, दोहरा मतलब दो बार, यानी दोनों ओर से उस चीज़ की ज़रूरत हो, उसका संयोग जो है वो कहलाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो फिर से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक किसान है, मोची के पास जाता है, किसान को जूते चाहिए, ठीक है, और जूता खरीदता है, और मोची क्या करता है? बदले में अनाज लेता है। तो ये जो संयोग हुआ, ये क्या हुआ? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हुआ। लेकिन ऐसा संयोग हर किसी में नहीं होता, ये काफ़ी कम होता है, यानी दोनों को उस सामान की आवश्यकता हो, ठीक है। तो यही होता है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ये उपयोग किया जाता था। तो आइए इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपको लिखना है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विशेषता है कि अनिवार्य विशेषता है। आवश्यकता के दोहरे संयोग में दो व्यक्तियों के पास सामानों की आवश्यकता के अनुरूप विनिमय करते हैं तथा अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये कहलाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। एग्जाम्पल नहीं लिखना है क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तीसरा देखिए सवाल, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं का विनिमय कैसे सरल हो जाता है? तो इसका आंसर इस प्रकार है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को ख़त्म किया, जिससे वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, यानी वो वस्तु कितने का है, क्रय विक्रय करना, व्यापार आसानी हो गई, और दूर की वस्तुओं का भी खरीद बिक्री करना आसानी हो गया। एक किसान है, ठीक है, अगर वो चाहता है काफ़ी दूरी पर, अगर वो दिल्ली से चाहता है कोई वस्तु खरीदे, तो किसान को जब मुद्रा का उसका नहीं हुआ था, मुद्रा का प्रयोग नहीं हुआ था, तो किसान को 2 टन या 3 टन चावल या गेहूं ले जाना पड़ेगा दिल्ली, तभी वो उसका क्या करेगा? विनिमय करेगा, ठीक है। लेकिन मुद्रा के प्रयोग से ऐसा नहीं है, काफ़ी सुलभ हो गया, ठीक है। तो मुद्रा के प्रयोग से क्या हुआ? वस्तु का क्रय विक्रय करना, स्थानांतरण, यानी दूर की वस्तु का भी खरीद बिक्री करना काफ़ी आसानी हो गई, सुलभ हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, किस धातु का धातु मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो धातु मुद्रा के रूप में पहले देखिए लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये सारे क्या किए जाते थे? प्रयोग में लिए जाते थे। इन सब में जब प्रयोग किया जा रहा था, सब में सुलभ और आसानी हुई कौन सी धातु की? सोना और चांदी की, क्योंकि ये किसी भी मौसम में ये क्या थे? ये मौसम से प्रभावित नहीं होते थे। तो सबसे ज़्यादा सोना और चांदी को व्यापार में प्रयोग में लाया गया।
तो आइए इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रमुख अर्थशास्त्रियों का उल्लेख करें जिनकी मुद्रा की परिभाषा उनकी सार्वमान्यता यानी यूनिवर्स पर आधारित है। यानी पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरे समाज है, उन पर ये आधारित है, सार्वमान्य है। तो इनकी परिभाषाएं हमें लिखनी हैं। तो ये रहा मान्यता पर आधारित परिभाषाएं। हालांकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से लंबे हैं, लघु उत्तरीय हैं। तो देखिए मार्शल की, रॉबर्टसन की, ठीक है, सेलिंगमैन की। तो ये पहला परिभाषा, दूसरा, और इसके बाद ये हो गया तीसरा, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या है, यानी कानूनी परिभाषा क्या है, ये बताना है। तो ये वैधानिक परिभाषा है लीगल डिफिनेशंस। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। ये हो गया परिभाषा, ठीक है, यही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, मुद्रा का प्रधान या प्राथमिक कार्य क्या है। तो ये रहा मुद्रा का जो प्रधान कार्य है, प्राथमिक कार्य 2 है। पहला, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में ये अपनाई जाती है, और दूसरा मुद्रा मूल्य मापक में ये अपनाई जाती है, ठीक है। ये दोनों आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, मुद्रा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ प्राप्त होता है। मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होने पर कोई भी व्यक्ति उसे अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार खर्च कर सकता है। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति ऐसे रूप में होती है जिसका हम जिस प्रकार चाहे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है उपभोक्ता का लाभ। इसके बाद देखिए 9 नंबर, राष्ट्रीय आय के वितरण में मुद्रा किस प्रकार सहायता करती है। तो ये रहा, यहाँ से मुद्रा के प्रयोग से ही आज बड़े पैमाने का उत्पादन संभव हुआ, जिससे राष्ट्रीय आय का वितरण होता है। उत्पादकों को मुद्रा के द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों को जुटाने में, जैसे कच्चा माल खरीदने, जैसे राष्ट्रीय आय के अनुरूप ही हम कहीं बाहर से कच्चा माल मंगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम होता है, कच्चा पेट्रोल बाहर से आता है। और श्रमिकों को परिश्रम देने तथा पूंजी उधार लेने बहुत आसानी हो गई, यानी काफ़ी सुगमता हो गया, ठीक है। मुद्रा से ही उत्पादक विभिन्न साधनों की उत्पादकता की तुलना करता है और उन्हें इस प्रकार प्रयोग में लाता है कि कम से कम लागत या खर्च पर अधिक से अधिक उत्पादन हो, और इस तरीके से राष्ट्रीय आय में मुद्रा काफ़ी सहायक है, यानी राष्ट्रीय आय के वितरण में ये काफ़ी सहायक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, बचत का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, ये बताना है। तो ये रहा बचत यानी सेविंग। बचत का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति, यानी हमें लिखना है बचत का अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, या परिवार के कुछ आय होती है। इस आय के 2 उपयोग हो सकते हैं। प्रायः उसका एक बड़ा भाग उपभोग यानी वो खर्च पर करता है, और शेष जो छोटा भाग होता है वो बचा लिया जाता है, तो वो कहलाता है बचत यानी सेविंग। इसके बाद देखिए 11 नंबर, साख से आप क्या समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साख का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए साख का मतलब होता है जब 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं तुम्हें भविष्य में बाद में दे दूँगा। यानी वो विश्वास पर किसी से वो उधार ले लेता है, पैसे ले लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे भविष्य में भुगतान करने पर, यानी विश्वास पर लेकर। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है, ये व्यवस्था ये कहलाती है साख, ठीक है। तो आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है। साख का संबंध विश्वास अथवा भरोसा करने से है, ठीक है, जिससे एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा पर उसकी आर्थिक वस्तुएं सौंप देने के लिए प्रेरित करता है, वो कहलाता है साख। इसके बाद देखिए 12 नंबर, साख मुद्रा का सृजन किनके द्वारा किया जाता है। तो आपको लिखना है साख मुद्रा का सृजन जो है वो व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक बैंक अपनी मूल जमा राशि के कई गुना अधिक साख अथवा बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं। तो अब जो पहले जो प्रश्न था ये 11 नंबर, इसमें क्या था, साख से आप क्या समझते हैं। तो बैंक जो लोन देता है आपको विश्वास पर,
ठीक है, वो एक प्रकार का साख ही है, वो भविष्य में भुगतान करने के शर्त पर। तो 12 नंबर में साख मुद्रा का सृजन किनके द्वारा किया जाता है? तो साख मुद्रा का सृजन जो है वो बैंकों द्वारा किया जाता है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा। ठीक है, तो ये समाप्त होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।